आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ और आज का दिन कि हमारे नबी ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे कि वो इल्म रखेंगे और नकली उलमा होंगे। औरतें अपनी माओ को जनेंगी, यानी वक्त ऐसा आएगा जो बेटी पैदा होगी वो अपनी माँ के साथ माँ जैसा बर्ताव करेगी। आगे जैसे जैसे वक्त आएगा हमारे नौजवान ये समझते हैं कि जैसे जैसे क़यामत नज़दीक आएगी और जो बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं जब वो सामने आएंगी, जैसे कि सोने के पहाड़ का निकलना, कि सूरज का पश्चिम से निकलना और इस तरह की ईसा अलैहिस्सलाम का आना और मेहदी अलैहिस्सलाम का आना, आज हम आपके सामने पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टोल्ड फैक्ट्स और अभी जो आपने बातें सुनी, इन्हीं बातों का ताल्लुक आज की ज़िंदगी से कैसे है, यही चीज़ हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो एक्चुअली इसका ताल्लुक हमारी लाइफ से कैसे है। तो चलिए आज हम समझाते हैं कि क़यामत की निशानियों में से एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी जो आज का वक्त आपके सामने है, जैसे कि आपने देखा कि ज़्यादातर किसान अपने प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें क्या क़यामत की निशानियों का हिस्सा हैं? हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ और आज का दिन। आज के दिन से मुराद और नबी की पेशन गोइयों से मुराद क्या है? इससे मुराद है कि वो चीज़ें जो आपने यानी हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत कैसे आएगी के बारे में बताया और क्या बताया कि क़यामत के क्या क्या पहलू होंगे, लोग किस तरह क़यामत की तरफ बढ़ते चला जाएंगे और उन्हें एक एक पल का एहसास तक नहीं होगा। जैसे कि काफ़ी सारे पेशन गोइयों में आता है कि हमारे नबी ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे कि वो इल्म रखेंगे और नकली उलमा होंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है कि लोग खुद को आलिम समझेंगे और फतवे देना शुरू कर देंगे। और आप देख ही रहे हैं आज की ज़िंदगी में कैसा हो रहा है कि हर एक आदमी, जिसको भी आप कोई भी बात बताओ, हर एक आदमी ये बोलता है कि हाँ हाँ हमें मत बताइए, हम तो जानते हैं। औरतें अपनी माओ को जनेंगी, यानी वक्त ऐसा आएगा जो बेटी पैदा होगी वो अपनी माँ के साथ माँ जैसा बर्ताव करेगी, माँ को दबाएगी, उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ होगी, उनसे अपने माँ बाप से बदतमीज़ी से पेश आएंगे। जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं, उस तरह से वो अपने माँ बाप को डांट रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने चंद पेशन गोई, चंद हदीसें जिनके बारे में हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम उसको पेश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं कि नबी की पेशन गोई का आज के दिन से क्या ताल्लुक है और ये क्यों होता जा रहा है। आगे जैसे जैसे वक्त आएगा हमारे नौजवान ये समझते हैं कि जैसे जैसे क़यामत नज़दीक आएगी और जो बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं जब वो सामने आएंगी, जैसे कि सोने के पहाड़ का निकलना, कि सूरज का पश्चिम से निकलना और इस तरह की ईसा अलैहिस्सलाम का आना और मेहदी अलैहिस्सलाम का आना, और ये जब बड़ी बड़ी हदीसें हमारे सामने होंगी तो क्या वो वक्त हमारे लिए इबादत का होगा? क्या ऐसे इबादत की जाएगी? उससे पहले की ज़िंदगी चाहे हम अपनी नरक बना लें, क्या उस ज़िंदगी का हिसाब नहीं लिया जाएगा? क्या अल्लाह उस वक्त में हिदायत की समझ दे सकता है? कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला उस वक्त तक हमारे हिदायत की समझ को छीन ले। तो वक्त है अभी भी अल्लाह के दीन पर वापस लौटने का, और इसका ताल्लुक आज के जीवन से कैसे है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादातर कैसे हमारे इंडिया में और अलग अलग दुनिया के किसी भी ममालिक में आप नज़र दौड़ाएं तो हर जगह आपको ये चीज़ मिल जाएगी। यानी हम आज बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, या वो मुसलमान जो इन चीज़ों को नहीं समझ रहे, क्या ये इबादत का वक्त है या अपनी ज़िंदगी में अय्याशी या ऐश की ज़िंदगी जीने का वक्त है। तो चलिए आज इसी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये क़यामत की निशानियों की एक बहुत बड़ी निशानियों में से शामिल है। तो इसका ताल्लुक हमारे जीवन के बहुत बड़े पहलू से जुड़ा है, यानी खेती बाड़ी से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ख़रीदार का सीधा संबंध फसल उगाने वाले किसान से होता है। यूँ तो ये फार्मिंग का संबंध दुनिया के अलग अलग देशों से भी है जहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, जैसे दक्षिण और पश्चिमी अफ्रीका या अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चीन, थाईलैंड। दशकों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दुनिया के अलग अलग देशों में होती आ रही है, लेकिन जितना इसका फ़ायदा है इससे कहीं ज़्यादा नुकसान और कभी ना ख़त्म होने वाला डर हमेशा सताता है। क्योंकि क़यामत की एक बड़ी निशानियों में से ये भी है कि हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया का सारा सिस्टम, चाहे खाने का हो, पीने का हो या कपड़े या जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो एक आदमी के हाथ में चला जाएगा और फिर जैसे वो चाहेगा अपनी मर्ज़ी से दुनिया को चलाएगा, यानी कि दज्जाल, और ख़ुद को खुदा कहलवाएगा कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर, ईश्वर और रब हूँ। फिर जो उसकी बात मानेगा उसको वो सब चीज़ें देगा और जो नहीं मानेगा उसको जान से मार देगा, यानी
वो चाहेगा तो एक झटके में दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत को गिरा सकता है, और लोग उसको दज्जाल के नाम से जानते हैं, और यहूदी उसको अपना मसीहा भी कहते हैं। यानी यहूदियों को इंतज़ार है अपने उस मसीहा का जिसको वो मसीहा कहते हैं, और उनको लगता है कि यहूदियों का वो मसीहा आएगा और पूरी दुनिया में हुकूमत होगी और मसीहा ही उनकी ज़िंदगी को बदल सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा होना संभव नहीं, तो चलिए इसकी थोड़ी डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। तो सोचें कि जब कंपनी के संपर्क में फार्मिंग आएगी तो क्या होगा। कोई फार्मर किसी कंपनी से 10 साल या उससे भी ज़्यादा वक्त का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, और कंपनी उसको बोलती है कि जो भी फसल आप उगाएंगे 10 साल तक या उससे भी ज़्यादा, जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट उनका रहा होगा, हमें ही देना होगा, किसी और को आप वो सामान वो माल नहीं बेच सकते। और फिर 1-2 साल तक तो ठीक ठाक रहा, फिर कंपनी आपके प्रोडक्ट्स को लेने से मना कर देगी। तो क्या होगा, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी पहले से काफ़ी माल स्टोर हो चुका होगा। क्योंकि अगर कंपनी ने अपने स्टोरेज बनाए हैं और इतनी बड़ी आबादी के, और वो कंपनी को अगर बेचती है, तो सोचिए क्या होगा कि क्या स्टोरेज फुल हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे। और जब स्टोरेज फुल होंगे तो कंपनी डायरेक्ट मना भी कर सकती है। कंपनी ज़्यादा माल स्टोर नहीं कर सकती, तो सीधी सी बात है कि ना तो किसान कंपनी को बेच पाएगा और ना ही कहीं और, क्योंकि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो हो चुका है। अगर कंपनी पर सरकारी दबाव भी बनाया गया तो कंपनी ये बोलकर पीछा छुड़ा लेगी कि इनका सैंपल रिजेक्ट हो गया। यानी कंपनी नई नई स्कीम लाएगी कि आपको आलू उगाना है तो आपको आलू कड़े के बराबर ही होना चाहिए, इतना शेप होना चाहिए। चावल आपको उगाना है तो चावल की शेप कैसी होनी चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, इसमें पॉलिश कैसी होनी चाहिए और कितना होना चाहिए। अब सोचिए कि क्या इस तरह फसल जो ज़मीन में बू रही है, तो क्या उसका भी आकार किसान अपने हाथ से बदल सकता है? जो कि इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि कंपनी को आपका माल लेना नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी स्टोरेज है। तो कुछ तो बहाना उनको चाहिए, इसलिए रिजेक्ट माल कंपनी नहीं खरीद सकती और डायरेक्ट मना कर देगी कि हम रिजेक्ट माल नहीं खरीद सकते। तो अब किसान सड़क पर आएगा। लेकिन अगर कंपनी किसान का माल खरीदती भी है तो ये कहकर कि आपका माल रिजेक्ट है, इसलिए कम दाम पर कंपनी खरीदेगी। किसान की टोटल लागत मान के चलिए आपके 50,000 आती है और कंपनी उसको आधे दाम पर यानी 25,000 में खरीदती है। तो खुद सोचें, इससे फायदा होगा या नुकसान? और अगर ऐसा 3-4 साल तक लगातार होता रहा तो किसान को अपनी जमीन कंपनी को फ्री में बेचनी पड़ जाएगी, और किसान जो उस जमीन का मालिक है खुद अपनी ही जमीन में मजदूर बनकर रह जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम पास्ट में चलते हैं। 1906 में भारत में अंग्रेजों ने किसानों की जमीन के लिए कानून बनाया था, और वो कानून क्या था कि कोई भी किसान ना तो अपनी ज़मीन पर कोई पेड़ लगा सकता है और ना ही पेड़ काट सकता है, और कंपनी की मर्जी के बिना यानी हुकूमत की मर्जी के बिना घर भी नहीं बना सकता। अगर किसान के बड़े बेटे की मौत हो जाती है तो छोटे बेटे को उसका वारिस नहीं बनाया जाएगा, किसान की ज़मीन अंग्रेजी हुकूमत की हो जाएगी। उस वक्त इस बात को, इस कानून के खिलाफ पूरा देश एकजुट हुआ और कानून के खिलाफ खड़ा हुआ, और 1908 में अंग्रेजों को यह कानून वापस लेना पड़ा। 2003 में फिर से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलन में आया, जिसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ ने बनाया और FAO से पार्टनरशिप कर ली। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बदलना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ज़्यादा खामियां पाई गई, ये एक्सपर्ट का कहना है, जैसे कि पेमेंट का टाइम पर पे ना कर पाना, माल न बेच पाने का डर, कंपनी से संबंध टूट जाना, कंपनी की मनमानी को स्वीकार करना, जैसे अनेकों दुष्प्रभाव हैं जो गरीब किसान हैं वो इससे मानो ख़त्म ही हो जाएंगे। इस पर 2015 में अमेरिका के अंदर एक टीवी शो आया था जिसका नाम था लास्ट वीक टुनाइट विद जॉनी ऑलिवर। लेकिन इन सब बातों का दज्जाल से क्या मतलब, आप यही सोच रहे होंगे। दज्जाल से मतलब ऐसे है कि जैसे हम पहले बता चुके हैं कि दज्जाल यहूदियों का मसीहा होगा, तो जरा गौर करें, आज दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं जहां यहूदियों का बिजनेस ना हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें तो कोका कोला या बेवरेजेस कंपनी का ये सब इजराइल के प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जिसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी सी है, यानी इंटरनेट, वो भी तो इजराइल के हाथों में है। हमारी वीडियो कैशलेस वर्ल्ड आपके डिस्क्रिप्शन में आ रही है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कैशलेस वर्ल्ड का कॉन्टैक्ट दुनिया से कैसे है और क़यामत की निशानियों में से क्या क्या होने वाला है।
तो स्टेप बाय स्टेप हमारे इस पर वीडियोस के क़यामत की निशानियां कौन कौन सी पूरी होने वाली हैं, हम इंशाल्लाह धीरे धीरे इस पर वीडियो बनाते रहेंगे। तो हमारी ये जो वीडियो थी कैशलेस वर्ल्ड, ये पहला पहलू था दज्जाल का और ये दूसरा पहलू है जिस पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज दुनिया बड़ी रफ्तार से डिजिटल होती जा रही है, ये सभी आप लोग देख रहे होंगे, यानी हम इंटरनेट के मोहताज हो चुके हैं। इंटरनेट ना हो तो आधे से ज़्यादा दुनिया के लोग पागल हो जाएंगे और धीरे धीरे पूरी दुनिया इंटरनेट की गुलाम होगी। और इंटरनेट यहूदियों के हाथों में है, ये सभी लोग जानते हैं, और यहूदी दज्जाल के हाथों में है क्योंकि वो दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं। इस तरह धीरे धीरे दुनिया की सारी दौलत, खाना पीना, खेती, फसलें, यहाँ तक कि लोगों की ज़िंदगी, सब कुछ इंटरनेट पर होगी। यानी दज्जाल के हाथ में इंटरनेट और इंटरनेट के चंगुल में दुनिया। 5G जब आने वाला होगा उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह आपको वीडियो बनाकर बताएंगे कि ये कौन सा स्टेप दज्जाल का भी चल रहा है। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी करें लोगों को, ताकि अच्छी जानकारी उन तक पहुंचे और सच क्या है वो लोग जान लें। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम आपको इसकी डिटेल समझाने जा रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं कि चेन कनेक्शन क्या है, लेकिन इससे पहले हम आपको एक छोटी सी बात ये बता दें कि जो हमें डेवलपमेंट के नाम पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सब चीज़ इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाएगी। तो क्या ये डेवलपमेंट इंसान की इंसानियत को ख़त्म करने का पहला पहलू है? इस पर ज़रा गौर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस तरह से ये काम करता है और कौन कौन इसमें शामिल है, इस पर ज़रा नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को चलाने वाले दो ग्रुप हैं, FAO और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। ये दो ग्रुप हुए। इन दोनों को चलाने वाला WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और WTO को चलाने वाले वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक को चलाने वाले IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और IMF को चलाने वाले फेरी मैसन जी यानी बिग ब्रदर्स, जिन्हें फेरी मैसन जी भी कहा जाता है। और ये बिग ब्रदर्स हैं 7 फैमिली के वो सदस्य, और ये 7 फैमिलीज वो हैं जो कि यहूदी हैं। यानी ये 7 फैमिली के सदस्य वो लोग हैं बिग ब्रदर्स जो कि यहूदी फैमिली से कनेक्शन रखते हैं, और आज पूरी दुनिया इन्हीं के हाथ में है। जो कि आज भी अगर हम देखें तो इन्हीं के तयशुदा प्लान पर दुनिया में कब, कहाँ, क्या, कैसे होना है, यही फैमिली तय करती हैं। वो दुनिया के 7 यहूदी परिवार जिनके हाथों में ये सब है, यानी ये वो 7 फैमिलीज हैं जिनके हाथ में दुनिया की सारी ताकत आज धीरे धीरे जाती जा रही है। और इससे अधिक जानकारी के लिए हमारी वीडियोस हम पहले भी बता चुके हैं, कैशलेस वर्ल्ड पर ज़रूर देखें और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये स्टेप यानी दुनिया के अंत होने का स्टेप, धीरे धीरे हम कैसे हम क़यामत की उन पेशन गोइयों को देखते जा रहे हैं अपनी नज़रों से और उससे गाफिल हो रहे हैं। अभी भी वक्त है कि हमें अपने रब की तरफ लौटना है और अल्लाह का वो काम जो हमें दिया गया, जो हमें सौंपा गया है, उसको हमें समझ के लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचानी है। और इन चीज़ों पर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कोई आएगा नहीं अब समझाने के लिए। तो दोस्तों, मेरी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के बताए हुए तरीके को फॉलो करें, उस पर चलें। और अब वक्त नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि 20 साल पहले जैसे दुनिया थी या 50 साल पहले जैसे दुनिया थी कि सब कुछ चैन और अमन से चल रहा था, ऐसे ही चलता रहेगा, तो शायद हम लोग इस गलत फहमी में जी रहे हैं। क्योंकि आप अपनी नज़रों से देखिए धीरे धीरे क्या होता जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को लोगों तक शेयर करें ताकि लोग जान सकें कि दुनिया में क्या चल रहा है और क़यामत कैसे आएगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।